डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड ने आपके लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है और विषय विज्ञान है, कक्षा 10 है। इसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। 2022-23 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इसकी तैयारी करनी होगी। इसमें जो पैटर्न चेंज हुआ है, इसमें आपको बता दूं मैं, प्रारंभ के 15 मिनट तो आपको जो है प्रश्न पत्र पढ़ने को मिलेंगे। उसमें इसके बाद में आपको 2 खंडों में ये पेपर डिवाइड मिलेगा, जिसमें खंड अ और खंड ब होगा। ठीक है, खंड अ से लेकर के ब तक सारा का सारा जो है 3 खंडों में, खंड क, ख और ग में विभाजित होगा। ठीक है, खंड खंड क जो है, इसमें आपको OMR सीट पे जो है खंड क का आंसर देना होगा, जो कि 1-1 अंकों के होंगे और जिसके लिए समय आपको 1 घंटा मिलेगा। और खंड ख और ग, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए जो खंड ब में आएंगे, तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे जिसको आपको लिख करके सॉल्व करने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप समझ गए होंगे पैटर्न क्या है, और अभी और जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो ये पैटर्न और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। सभी विषय आपके अपलोड किए जा रहे हैं विद फुल सॉल्यूशन, इसी चैनल पर मिलेंगे और कहीं नहीं, आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ में हर एक प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन जो है स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया पर होता है। तो ख ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है? तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो गया हमारे पास में किया गया कार्य बटे में विद्युत धारा गुणा में समय, यानी कि जो आपका वर्क अपॉन में आपका करंट इनटू में टाइम होता है। ठीक है, तो हमारा जो है वोल्टता को निर्देशित करेगा। ठीक है, तो हमारा जो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा वास्तविक और बड़ा, ध्यान रखना, वास्तविक बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है? तो स्थिति कौन सी होगी? तो स्थिति होगी हमारी जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो हमारा जो है यहाँ पे ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। मैंने ये क्वेश्चन सारे आपको अच्छे तरीके से डिटेल जो है इसके ऊपर लेक्चर दिया हुआ है। मॉडल पेपर्स तो मैं सॉल्व करवा ही रहा हूँ, साथ साथ में आपके लिए जो साइंस के नोट्स दिए गए हैं, अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो फिर आप और भी अच्छे हो जाओगे, अपने आप को जो है थोड़ा सा क्लियर समझोगे कि हाँ, एग्जाम में जो चैप्टर्स आते हैं उनकी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। चौथा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए, जब वो पीछे बैठ करके, यानी कि श्यामपट पर, श्यामपट कहाँ है? दूर है, उससे पीछे बैठा है। अगर वो पीछे बैठा है तो श्यामपट जो है उससे दूर है। लेकिन जो पुस्तक पढ़ रहा है तो वो जो आपका पुस्तक है उसमें क्या है, अक्षरों जो हैं उसके पास में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे को क्या बताना है यहाँ पे, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? तो विद्यार्थी जो है वो क्या प्रॉब्लम आ रही है विद्यार्थी को? तो विद्यार्थी को प्रॉब्लम ये आ रही है कि नेत्र का निकट बिंदु जो है उससे दूर हो जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, इसीलिए वो पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। जबकि सबसे पीछे बेंच पर बैठ करके कोई विद्यार्थी श्याम पट पर यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट, 5वें पे। 5वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, 5 प्रतिरोधकों जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? ये निम्नतम की बात कर रहा है, तो निम्नतम आपको बताना है। तो निम्नतम जो है आपको मिनिमम बताना है। तो आप जैसे ही आप देखेंगे इसको और आपको ये पता है कि निम्नतम प्रतिरोध कैसे प्राप्त किया जाता है, तो आपका तो एक होता है सीरीज में समांतर श्रेणी होगा, एक तो समांतर श्रेणी होता है और एक आपका पार्श्व श्रेणी होता है। तो निम्नतम किस में होता है ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो जब हम इन 5 प्रतिरोधों को, क्योंकि 5 प्रतिरोध है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको समांतर क्रम में जोड़ दीजिए तो मिनिमम मिल जाएगा, तो यानी कि न्यूनतम मिल जाएगा। तो समांतर क्रम में अगर हम जोड़ते हैं तो इस तरह का सर्किट बनेगा, आपको पता ही है। इसमें जो है पहला प्रतिरोध अगर मैं जोड़ूँ तो इस तरह से आपका पहला हो जाएगा, फिर आपका ये दूसरा हो गया, इसी तरह से ये तीसरा हो जाएगा। इसी तरह से हम सारे जोड़ लेते हैं फटाफट, 4 हो गए और ये 5 हो गया। तो ये 5 प्रतिरोध हमने समांतर क्रम में जोड़ दिए। सब में 1/5 ओम प्रतिरोध जो है आपका
है, सब में 1/5 ओम है। तो हम इसका इक्विवेलेंट निकालें तो 1/R इक्विवेलेंट कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1 में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो R1 प्लस में R2 प्लस 1/R3 प्लस में 1/R4 प्लस में 1/R5। तो इस तरह से 1 2 3 4 प्रतिरोध सब में क्या 1/5 है। तो हम यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/1/5, ये पहला R1, इसी तरह से 1/1/5 R2, इसी तरह से आपका दूसरा 1/1/5 R3, इसी तरह से 1/1/5 R4 और फिर आपका 1/1/5। तो ये सारा R1 R2 R3 R1 R2 R3 की जगह सारे मान रख दिए। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना सीधा सीधा आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 5 + 5 + 5 + 5 + 5, यानी कि टोटल हो गया 25 ओम। और ये कितना आया 1/R इक्विवेलेंट के, इसका मान आया 25, क्योंकि उल्टा करेंगे तो ये सारा का सारा 5 जो है नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 25 आ गया। अब 25 ओम तो आ गया, और जब R इक्विवेलेंट निकालना है तो R इक्विवेलेंट निकालूंगा तो ये 25 जो है, ये 25 कहाँ चला जाएगा, 1/25 हो जाएगा। ये इसके उल्टा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना इसको, आप देखो यहाँ पर R इक्विवेलेंट है, ठीक है, ये कितना है 25। अब इसको तिर्यक गुणा करो तो ये 1 बराबर क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 25, ठीक है। अब मुझे R इक्विवेलेंट चाहिए तो मैं 25 को इधर लाऊंगा तो 25 क्या हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। तो 1/25 ओम जो है हमारा मिनिमम आएगा। तो ख ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम, यानी कि आपका जो आपको पता ही है, इस तरह से आपका ये दिया गया है, यहाँ पे ये पूर्व है आपका और यह है पश्चिम, ये आपका उत्तर और ये हो गया आपका दक्षिण, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो, अब ये क्या पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है और इसको जो है आपको सिंपली देख लेना है कि कहाँ होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा तार के ठीक नीचे होगी, यानी कि तार के ठीक नीचे यानी कि दक्षिण की तरफ। तो तार के ठीक नीचे हमारा जो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ख नंबर सही, ठीक है। अब ये कैसे आता है तो अभी मैं आगे आपको बता दूंगा इस, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा आएगा बड़े क्वेश्चन में, तो उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। तो अनंत पर स्थित किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाना है तो हमारे को क्या यूज करना होगा, तो हमारे को यूज करना होगा सारे दर्पण यूज कर सकते हैं हम अनंत से। सारे दर्पणों में क्या होगा, तंत्र छोटा बन जाएगा। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ये सारे के सारे सही हैं। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पार्ट, अब ख खंड आ चुका है। अब इस ख खंड में जो है आपको फिर से एमसीक्यू है, पहले इसको देख लेते हैं। तो ख खंड में जो है आपका एक मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु क्या होता है, तो मिश्र धातु हमेशा जो है वो क्या होता है, एक जो है हमारा एक सममांगी मिश्रण होता है। तो यहाँ पे ख ऑप्शन, ग ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है ये आपको बताना है। और यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों में से आपको यहाँ पर क ख ग में से चुनना है। चारों देख लीजिए पहले, फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें आंसर कौन सा होगा। असंतृप्त देख लीजिए पहले, असंतृप्त आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख। अब ख जो हमारा आंसर है वो असंतृप्त के लिए है। अब यहाँ पे बी और डी, अब बी आपका यानी कि ये वाला डी और ये वाला बी, ये असंतृप्त है। क्यों है, तो जिनमें डबल बॉन्ड आ जाता है वो कौन से होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो हमारा आंसर अब समझ में आ गया आपको आंसर कैसे चूज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अगला जो पार्ट है इसमें पूछा गया, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुल करके इसका विलयन बनाता है जिससे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन चूने के बुझने तथा इस विलयन बनने के लिए सत्य है, इसके विलयन बनने के लिए सत्य है, ये आपको बताना है। तो आपका जो विलयन है इसमें क्या हो रहा है, देखिए
जब चूने की बात कर रहे हैं तो चूने में क्या थे, ऊष्मा थी। तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई, तो ये अभिक्रिया जो है हमारी कैसी हो जाएगी, तो ये अभिक्रिया जो है हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी है, जानते ही है इसमें ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गई। साथ ही साथ इसमें पीएच क्या होगा, तो पीएच जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, 7 से अधिक होगा, तो परिणामी विलयन का पीएच जो है 7 से ज़्यादा होगा। तो सी भी सही है, तो बी और सी हमारा सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, तो हमारा जो है ख ऑप्शन, जिसमें बी तथा सी दोनों सही हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट जो है 11वें नंबर, एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में कौन सा सही प्रदर्शन है। परमाणुवीय त्रिज्या जो होती है वो या तो आपके गोले पे जो है सेंटर से आपका जो है शेल के बाहर होगी, केंद्र वाले शेल से बाहर वाले पे होगी, या उससे भी बाहर वाले पे होगी। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पर केंद्र से ये आपका इस बाहर वाले पे आया हुआ है, और यहाँ पर भी इस केंद्र से ये बाहर वाले पे आया हुआ है। बाकी देख रहे हैं आप तो ये केंद्र के अंदर ही है, देख रहे हैं आप, और ये बाहर ही है, इसका केंद्र से कोई लेना देना नहीं है, और ये केंद्र के अंदर ही है। ठीक है ना, अंदर वाले पे ही है। तो आपका जो यहाँ पे आंसर देखने को मिल रहा है, एक तो ये सही है जो केंद्र से लेके आपके बाहरी सेल पे है, और यहाँ पर भी जो ये केंद्र से लेके बाह्य सेल पे है, ये भी बाहरी सेल है के वाला, और ये आपका एम वाला। अगर एल पे भी होता तो भी वो सही होता, लेकिन यहाँ पर एल पे कोई नहीं है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो ये दोनों डायग्राम क्या है, ये रॉन्ग है। तो हमारा आंसर कौन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड। अगर सेकेंड और थर्ड है तो हमारा ऑप्शन जो है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा 2 एंड थर्ड ख। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में है कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। तो कॉलम ए और कॉलम बी को देखते हैं। तो कॉलम ए और बी को देखिए ध्यान से, और फिर समझिए इसमें क्या हमारा सही आने वाला है। तो कॉलम ए में जो है आपको ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, धावन सोडा है और सोडियम क्लोराइड है। इधर कांच का विरंजन है, इसके बाद में H2 एंड तथा Cl2 का उत्पादन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का उत्पादन है, विरंजन है और प्रति अम्ल है। तो यहाँ पर जो हमें आंसर सही बताना है, इसको मैच कर लेते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें जो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर ये क्या है, तो सभी को पता है कि ये क्या है, विरंजक है, तो हमारा सी से इसको मिला देते हैं। ठीक है, अच्छा बेकिंग सोडा क्या है, तो बेकिंग सोडा जो है ये कैसा अम्ल है हमारा, तो ये हमारा प्रति अम्ल है, तो हम इसको डी से मिला देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपका धावन सोडा, तो धावन सोडा क्या है, तो धावन सोडा कांच का विरचन करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर इसको ए से मिला देते हैं। बचा हुआ डी पार्ट, तो डी पार्ट को देखते हैं सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड से क्या बनेगा, क्लोराइड आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है, तो ये हमारे पास में आ गया बी से। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा मैच होता है, ए डी, ए के साथ में, ए के साथ में सी, ए के साथ में सी। ठीक है, ये रहा ए के साथ में सी, और बी के साथ में हमारा डी, सी के साथ में हमारा ए, और डी के साथ में हमारा बी। तो हमारा जो ग ऑप्शन है ये करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन है खाली स्थान नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो आपको अच्छी तरह से पता है क्या लाल करता है, तो हमारा जो अम्ल होता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें 14 नंबर में है चूने के पानी से भरी परखनली में जब मुंह द्वारा फूका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है। तो देखो चूने के पानी से भरी परखनली है और मुंह से आप फूंक रहे हो, तो जब मुंह से फूकोगे तो आप ऑक्सीजन तो दोगे नहीं, दोगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 फेंकोगे ना मुंह से। तो यहाँ पे ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है आपका। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 15 नंबर पे। कुछ डायनासोरों में एक पर मौजूद थे, एक पर मतलब पंख जैसे है ना, जिसको पिच बोला गया है, किंतु वे उड़ नहीं सकते थे। लेकिन पक्षियों में पर पंख होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। तो विकास के संदर्भ में इसका क्या अर्थ जो है आपको बताना है कि क्या अर्थ हुआ। तो यहाँ पर जो हम आंसर देखेंगे इस सभी आंसर्स को, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो डायनासोर के पंख तो थे लेकिन वो उड़ नहीं सकते थे, लेकिन डायनासोर आज नहीं है, बहुत हजारों साल पहले थे। अब पक्षी जो हैं वो हैं और
उनके पास भी पर हैं जो डायनासोर के पास थे। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो ये डायनासोर्स थे ये सरीसृप थे, और जो हमारा पक्षी की उत्पत्ति जो है सरीसृपों से ही हुई है, क्योंकि इनके पंख थे तो इनके भी पंख हैं, लेकिन ये डायनासोर थे और ये पक्षी बन गए, छोटे हो गए। तो हमारा घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। 16 नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 16 नंबर में, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं, देखो क्योंकि ये पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, मतलब आप मान नहीं सकते कि पृथ्वी में कितनी गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब हम भविष्यवाणी से ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो ये जीवाश्म है ये कई हजारों पूर्व जो है आए हुए होंगे या विलोप हुए होंगे, ना। तो यहाँ पे ख ऑप्शन करेक्ट हो जाए, जीवों का विलोपन या विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ होगा, इसीलिए तो वो पृथ्वी के अंदर है। पृथ्वी तो आज की बनी हुई नहीं है, कभी की बनी हुई है, तो बहुत हजारों वर्ष पूर्व की जो है ये विलोप हुए होंगे। इसके बाद जो है 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर है, चित्र में भाग ए, बी और सी किस क्रम में होते हैं? तो देखो यहाँ पर हमारा क्रम दिया गया है, और इस क्रम में जो है हमारा ए क्या होता है, तो ए जो होता है हमारा ये प्रांकुर होता है, आपको सभी को पता है, ठीक है ना। ये हमारा प्रांकुर होता है, और जो हमारा बी होता है ये क्या होता है, ये हमारा होता है बीज पत्र, बीज पत्र, ठीक है। अब ये बीज पत्र हो गया, तो सी क्या होता है हमारा, मूलांकुर होता है। अगर ये सब यहाँ इस लाइन से सही है तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही है? सबसे पहले प्रांकुर देखते हैं, प्रांकुर इसमें है, दूसरे पे बीज पत्र, तीसरे मूलांकुर, तो ग ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है आपसे, अमृता देवी, यहाँ पे देवा नहीं है देवी है, ठीक है, ये मिसप्रिंट है। बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो सभी को अच्छी तरह से पता है कि अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये जीव वन संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19वां जो क्वेश्चन है इसमें है, यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधों, यानी कि ये तो गोल बता रहा है और ये आपका हरे रंग के बीज को बता रहा है, ठीक है ना। ये क्या बता रहा है आपका, डबल आर जो है, कैपिटल आर, वो बता रहा है गोल, और जो आपका ये डबल वाई है ये बता रहा है हरे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, हरे झुर्रीदार। अच्छा, यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन में और कुछ बोल रहा है, देखिए, यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे आर आर वाई वाई, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे आर आर और कैपिटल वाई वाई में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे प्राप्त होंगे? तो देखो इनके जो बीज प्राप्त होंगे मैं बता देता हूं, आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बड़ा क्वेश्चन आएगा, वहां पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। हर जगह डिस्कस करेंगे तो वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। तो हमारा हो जाएगा गोल और पीले, आंसर जो है इसका सही होगा, ठीक है। क्या मिलेगा हमें? गोल और पीले मिलेंगे। अब मैं बताऊंगा गोल और पीले कैसे मिलेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जननांग तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है? तो अंकित ए जो ये बोल रहा है, ये वाला चीज जो है ए से डिनोट किया है इसने, तो ये पूछ रहा है कि ये डिनोट किया हुआ है ये वाला चीज जो आप देख रहे हैं ये क्या है? तो आपने सभी ने आंसर समझ लिया होगा कि ये क्या है। तो ये जो है आपका क्या है, अंडाशय है। तो यहाँ पर घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्णनात्मक प्रश्न की तरफ मूव कर चुके हैं जिसमें बड़े बड़े प्रश्न आएंगे, 4 अंकों के, 5-6 अंकों के। यहाँ पे पहला, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपट्टी लिखिए। तो गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन के समय हम एक निश्चित चिन्ह परिपट्टी का पालन करते हैं जिसे नई कार्तिकेय चिन्ह परिपट्टी कहते हैं। उसको हम बना देंगे और उसमें हम बता देंगे कि क्या क्या इसके जो हैं परिपट्टी के चिन्ह परिपट्टी के नियम हैं, वो लिख देंगे। तो पहला जो नियम है इसमें क्या है, दर्पण के लिए चिन्ह परिपट्टी, इसमें पहला नियम है, बिंब सदैव दर्पण के बाई ओर रखा जाता है, यानी कि बाई ओर, यानी कि लेफ्ट साइड में जो है आपको इस साइड में जो है हमेशा बिंब को, ऑब्जेक्ट को रखना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई क्लियर। इसके बाद में दूसरा चीज़, ये परिपट्टी का चित्र आपको जरूर बनाना है। इस चित्र को अगर आपने चित्र बनाते हो विज्ञान में, हमेशा विज्ञान के किसी भी सब्जेक्ट में अगर चित्र बनाते हो तो आप समझ लो कि मैक्सिमम आपने काम कर दिया है।
मैक्सिमम काम आपका हो चुका है, बस आपको केवल थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखना होता है। तो ध्यान रखना, ये आपका डायग्राम हो गया। अब इस डायग्राम को आपको एक्सप्लेन कर देना। इसमें सारे चिन्ह मैंने बता रखे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। इधर वाला जो है नेगेटिव होगा, इधर दूरी लेंगे, इधर पॉजिटिव लेंगे, नीचे आएंगे तो नेगेटिव लेंगे, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, आपतित किरण की दिशा भी किरण की दिशा बता दी कि किरण इधर से आएगी, ऑब्जेक्ट जो है हम इस साइड रखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है हम इस साइड रखेंगे। अब आ जाइए दूसरी चीज, मूल अक्ष से समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तो मूल अक्ष जो है ये आपका ध्रुव है, तो ये इसके एक्स एक्स के, या तो हम दर्पण की जो भी दूरियां हैं या तो इधर नापेंगे या इधर नापेंगे। ठीक है, दोनों तरफ मापेंगे। मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। अभी मूल बिंदु है, अगर आप इससे इधर वाली सारी दूरियां लेते हो तो ये हमें धनात्मक मानी जाएंगी। ठीक है, मूल बिंदु से दाईं लिखा है ना यहाँ पे, दाईं ओर आप देख रहे हो, दाईं ओर, तो दाईं ये रखो, दाईं ओर जो है धनात्मक और बाईं ओर जो है ऋणात्मक होगा। ठीक है, और हमारा जो है बाईं ओर क्या रखते हैं हम, ऑब्जेक्ट रखते हैं। आपको पता ही है, बुक में आपने पढ़ाई है, स्कूल में भी आपको बताया होगा। और जबकि मूल बिंदु से बाईं ओर मापी गई दूरियां जो है ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक का आपको ध्यान रखना है। तीसरी चौथी चीज आप इसमें क्या बता सकते हैं, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, ये जो मुख्य अक्ष है आपका, है ना, इसके ऊपर की ओर अगर आप देखते हो तो आपका जो है ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर जो है दूरियां जो है धनात्मक होंगी, और नीचे की ओर जो आओगे तो नेगेटिव होगा, तो हमारी जो दूरियां हैं वो ऋणात्मक होंगी। तो ये आपको चिन्ह पर पट्टी का चित्र जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर चित्र नहीं बनाया तो आधे नंबर कट गए। तो आईएमपी में लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते। तो इसमें आपके साथ में एक साथ में 2-3 प्रश्न पूछ लिए। देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। सबसे पहले हमने बता दिया वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। और पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन वायु परतों के धीरे धीरे बदलते अपवर्तांक के कारण होता है। जो भी वायु की परतें होती हैं वो सारी परतें क्या होती हैं, गर्म होती है, कुछ उससे ज़्यादा गर्म होती है, कुछ ठंडी होती हैं, तो उनके अपवर्तांक जो है बदलते रहते हैं। अपवर्तक माध्यम, जिसको हम वायु की भौतिक स्थितियां स्थिर नहीं होती है, क्योंकि वो गर्म और ठंडे मीडियम से हमेशा टकराते रहते हैं, और गर्म हवा के माध्यम से देखी जाने वाली वस्तु की स्पष्ट स्थिति में उतार चढ़ाव होता रहता है। आप जानते हैं कि आप जब कभी सर्दियों में आग सेकते हो तो आग के एक तरफ जब खड़े होते हो तो दूसरी तरफ आप देखते हो तो आग के जो गर्मी की वजह से ऊपर जो हवा उठती है, तो आप देखते हो आग के दूसरी तरफ जो है धुंधला धुंधला सा हिलता हुआ चीज़ दिखाई देती है। तो वही चीज़ बता रहा है यहाँ पर कि वो जो गर्म हवा होती है उसी के माध्यम से अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उतार चढ़ाव देखने में, उसकी स्थिति में उतार चढ़ाव होता रहता है, यानी वो वाइब्रेशन हल्का हल्का हिलता रहता है। इस प्रकार वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। तो ये हमने वायुमंडलीय अपवर्तन किस प्रकार होता है ये पहला प्रश्न बताया, जिसमें 2 नंबर मिलने थे। अब हम बात करते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसमें आपको ये जो तारे टिमटिमाते हैं क्यों हैं और ग्रह नहीं, तो इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे दोनों के मिला के। तो यहाँ पे लिख देते हैं तारे का टिमटिमाना। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। सबसे पहले रीजन क्या है कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, अपवर्तन के कारण। कौन सा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की अलग अलग परतें पाई जाती हैं, इन परतों का तापमान अलग अलग होता है। इसी कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ तक, यानी कि पृथ्वी के तल तक पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है। तो जो तारे से किरणें आ रही हैं, जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, वो अलग अलग वायुमंडल के परतों से पास होती आ रही हैं, और इसलिए वो अपवर्तित होती जाएंगी, निरंतर लगातार अपवर्तित होती जाएंगी। और वायुमंडल का अपवर्तांक लगातार बदलता रहता है, क्योंकि हर परत जो है अलग अलग टेम्परेचर की होती है। अतः तारे से आने वाले प्रकाश में भी परिवर्तन होता है, जिससे वह कभी चमकीला दिखाई देता है तो कभी धुंधला दिखाई देता है। अब चमकीला धुंधला दिखाई देगा तो इसका मतलब क्या कहते हैं हम, उसको तारा टिमटिमाता हुआ हमें प्रतीत होता है। जबकि ग्रह जो है तारों की अपेक्षा पृथ्वी से बहुत निकट होते हैं, ग्रह प्रकाश के बृहद रूप माने जाते हैं, अतः ग्रहों से आने वाली प्रकाश किरणों के मार्ग में औसत परिवर्तन ना के बराबर होता है। और जब यहाँ पे परिवर्तन ही नहीं होता, जो प्रकाश आ रही है परिवर्तन ही नहीं होता, क्योंकि वो पास हैं, बड़े हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो है ग्रह जो है हमारे पास बृहद रूप में माने जाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए जो है ग्रह जो है आभासी स्थिति पर स्थिर ही रहते हैं, अतः ग्रह जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख देंगे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा गया है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों
प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध जो है 4 ओम मिले और 1 ओम हो। तो इसको करोगे तो 2 नंबर मिलेगा, इसको करोगे तो 2 नंबर मिलेगा। तो 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। तो इसमें सबसे पहले हम 4 ओम हमें ज़्यादा चाहिए और एक में हमें कम चाहिए। तो ज़्यादा चाहिए और कम चाहिए, लेकिन हम प्रतिरोध दे दिए अलग अलग और 3 दे दिए। तो इसने बोला किस तरह से हम संयोजित करें। तो पहला जो हम संयोजन करेंगे तो हमारा जो है 3 और 6 को लगाएंगे हम समानांतर में और 2 को लगाएंगे श्रेणी में। तो यहाँ पर जो है 3 तथा 6 को पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। पार्श्व क्रम का मतलब हो गया समानांतर श्रेणी में, और समानांतर अभी मैंने ऊपर भी आपको सॉल्व करवाया था। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 में RP, जो आपका RP या इक्विवेलेंट बोलो तो ठीक है। पैरेलल है, P मतलब होता है पैरेलल, पैरेलल मतलब समानांतर, ठीक है। तो ये RP मतलब समानांतर। तो हम समानांतर श्रेणी में निकाल रहे हैं, तो 1/R1 प्लस में 1/R2 हो जाएगा। तो 3 प्लस 1/3 प्लस 1/6 करेंगे तो 1/3 प्लस 1/6 इस तरह से हो जाएगा। और फिर जब LCM ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। इसको काट देंगे तो ये कट के आ जाएगा हमारे पास में। अगर मैं इसको काटूं तो देखो ये 1/P आया, 1/RP आया। तो RP निकालूंगा तो ये तिरछा गुणा हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था हमारे पास RP कितना आया है, 1/RP कितना आया, RP हमारे पास आया 3/6। तो हम इसको इस तरह से तिरछा गुणा करते हैं। तिरछा गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3RP आ जाएगा। 3RP बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे RP छोड़ दूंगा तो RP क्या हो जाएगा 6/3 हो जाएगा। काट दूंगा तो इसको 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो RP निकाला है, ये 2 ओम आ गया। अब 2 ओम तो केवल इस 2 रजिस्टर का आया है, और इस ये जब दोनों को जोड़ दिया तो ये कैसा बन गया, इसके साथ में ये ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। इनको इसको कर दिया सॉल्व, इसको कर दिया तो ये ऐसा बन गया। और यहाँ पे कितना आया, ये भी 2 ओम आया। कितना आया 2 ओम आया। ये 2 ओम और ये 2 ओम, जब हम जानते हैं कि जब श्रेणी क्रम में होता है तो हम R1 प्लस R2 कर देते हैं। तो ये R1 अगर ये है तो R2 मानते हैं ये है, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। तो यहाँ पर इस कुल प्रतिरोध RP को 2 ओम वाले प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल प्रतिरोध जो है, टोटल प्रतिरोध जो है R1 प्लस R2, यानी कि 2 ओम तो हमने निकाला था और 2 ओम पहले से ही था, उसमें जोड़ा तो 4 ओम हमारा उत्तर आ गया, जो कि हमारा पहला पूछा गया था। दूसरे में आपसे पूछा गया 1 ओम कैसे निकलेगा। तो 1 ओम के लिए हम इसको सभी को समानांतर श्रेणी में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 ओम का प्रतिरोध पाने के लिए हम 2 ओम और 3 ओम, यहाँ पे 3 है, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को पार्श्व क्रम में संयोजित यानी समानांतर क्रम में संयोजित करेंगे। तो यहाँ पे समानांतर करेंगे तो वापिस से 1/1/1/1 ही होगा। तो 1/2, 1/3, 1/6, और इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 2 और 1। तो ये टोटल हो गया 6/6, और 6 से 6 कट गया तो हमारे पास आ गया 1 ओम उत्तर। तो ये हमारे पास में मिनिमम आ गया। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। डायग्राम अगर आपने बना दिया, ये डायग्राम भी बनाते हो ना, तो आप कहीं भी स्टेप मिस्टेक करते हो तो एग्जामिनर ध्यान नहीं देगा, पूरे आंसर्स मिल जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है, अंगूठे की दिशा क्या बताती है। यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है, और किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके ठीक नीचे किसी बिंदु तथा इसके ठीक ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। यानी कि नीचे भी बताना है, ऊपर भी बताना है, सब बताता हूं। पहले हम बात करते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है। तो अंगूठे की दिशा जो हमें विद्युत धारा बताती है, डायग्राम आप देख सकते हैं, ये दक्षिण हस्त नियम है। और जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, जो ये रहा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, दोनों का मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, डायग्राम बना रखे हैं। यहाँ पर जो हम लिखेंगे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अनुसार अंगूठे की दिशा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को इंगित करती है। तो क्या है, विद्युत धारा की दिशा को इंगित करती है, ठीक है। और यहाँ पर ये फ्लेमिंग से कैसे भिन्न, यह नियम किस प्रकार से फ्लेमिंग वाम हस्त से भिन्न है। तो हम इसको बता देंगे, जबकि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को इंगित करता है। तो अंगूठा किसको इंगित कर रहा है, बल को। अंगूठा किसको बता रहा है, बल को बता रहा है, ठीक है। और जो है आपको ये क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और ये क्या बता रहा है, ये धारा आपको विद्युत धारा बता रही है। तो ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पे अंगूठा विद्युत धारा बता रहा है, यहाँ पे अंगूठा बल बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम मैंने दिया हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया। अगला जो पार्ट है, इसमें एक चीज बताई गई है, पूछी गई है कि किसी जो शक्ति संचरण लाइन है, कोई भी आपकी हाई टेंशन लाइन है जो आपके घरों के आसपास से जो वायर जाता है, विद्युत तार जाती है, उसकी बात कर रहा है। तो लाइन में पूर्व से पश्चिम की
पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा बह रही है। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं कि ये जो है पूर्व है और इधर से पश्चिम की ओर जो है, पश्चिम इधर है आपका वेस्ट, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर विद्युत की धारा किधर है, ऐसे है ना, ऐसे आपकी विद्युत की धारा चल रही है। अभी समझना, तो अभी देखते जाओ आगे क्या बोला है। तो इस तरह से धारा बह रही है, इसके ठीक नीचे की किसी बिंदु और ठीक ऊपर की कोई बिंदु है। तो अभी जो ये धारा बह रही है तो इसके ठीक जो है ऊपर कोई बिंदु है और कोई ठीक नीचे बिंदु है। मानते हैं ये P डैश है और ये मान लो P है, ठीक है। अब इसमें क्या बताना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें बतानी है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम निकालेंगे, तो हम निकाल लेते हैं। अंगूठे को रख, हमारा जो है कौन सा नियम यूज़ करेंगे, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यूज़ करेंगे। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ये वाला जो डायग्राम है यहाँ पे लिया है मैंने। आप देख रहे हो कि ये धारा जो है आपको इस तरह से बह रही है, पूरब से पश्चिम की ओर, इसी तरह से बोल रहा है, पूरब से पश्चिम की ओर। तो देख रहे हो आप, ये धारा की दिशा हमने किधर दी, पश्चिम की ओर। यही चीज़ हमें क्वेश्चन में बोली गई है। तो अगर ये पश्चिम की तरफ जा रही है, अगर ये पश्चिम की तरफ जा रही है इस तरह से, तो आपका जो ये अंगूठे की उंगलियां ऊपर की तरफ मुड़ रही है, यानी कि आपका जो है इस तरह से आपका इसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है ऊपर की तरफ और इधर आ रहा है नीचे की तरफ। ये तो समझ में आ गया आपको। तो अगर इस तरह से आती है धारा, तो आप क्या देखेंगे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इस हिसाब से कि जो धारा हमारी बह रही है, यानी कि जो हमारी उंगलियों में ये जो धारा बह रही है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा ये, अगर हाथ में उल्टा कर दूं, इस हाथ ये उंगलियां मेरे सामने है, ये उंगलियां उस साइड में होनी चाहिए, उस साइड में होनी चाहिए ना। तो उस साइड में होगी तो हमारा जो है ये ऊपर की तरफ आएगा और ये नीचे की तरफ हो जाएगा। तो हमारे को दिखाई क्या दे रहा है, तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको, पावर लाइन में विद्युत धारा पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, पूरब से इधर पश्चिम की ओर प्रभावित हो रही है। अतः दक्षिण हस्त नियम से तार के पूर्वी सिरे से देखने पर, तार का जो पूर्वी सिरा इधर से देखने पर, अगर मैं इधर से देखता हूं, ध्यान रखना, देखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संचरण लाइन यानी पावर लाइन के ऊपर अथवा नीचे के बिंदु पर, अब मैं पूरब से देख रहा हूं, ठीक है ना, पूरब से देखने पर जो है तार के लंबवत निचले तल में बाहर की ओर, तार के लंबवत, तार जो है ये तार है और इसके लंबवत नीचे की तरफ जो है ये बाहर की तरफ, देख रहे हो आप, बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। और जो है इसी प्रकार तार के पश्चिम से देखने पर, अगर मैं अब पश्चिम से इधर से देखता हूं तो ये किधर जा रही है, ये जो एरो देख रहे हो ना, इस एरो से ही समझ जाओगे आप, एरो से देखो तो एरो किधर जा रहा है। तो इसमें एरो इधर बाहर निकल रहा है, इधर एरो उधर बाहर निकल रहा है। तो इसमें क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है और किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ और बाहर की, अंदर की तरफ। ये जो है प्लेन में ये जो सीट के ये बाहर की तरफ आ रही है और वो सीट के अंदर की तरफ जा रही है, ये दिख रहा है आपको। तो हम क्या लिख देंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत ऊपरी तल में अंदर की ओर होगी, और यहाँ पर ऊपरी बाहरी तल में, निचले तल में बाहर की ओर होगी। समझ में आया आपको। तो ये क्वेश्चन का हमारा चौथे क्वेश्चन का आंसर हुआ। इस तरह से आपको ये डायग्राम अगर आप बना देते हैं तो आधे सॉल्यूशंस तो आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला जो क्वेश्चन है अथवा पार्ट में, इसमें पूछा गया है विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम जो है छोटा सा इस तरह का डायग्राम बनाएंगे, सिंपल डायग्राम बनाना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह का विद्युत मोटर से का आरेख जो आप बना देंगे। बनाने के बाद में जो है ये रहा विद्युत मोटर का निम्नलिखित आरेख, ठीक है। तो इस तरह से आरेख बना दोगे तो विद्युत मोटर का जो है आपको आरेख बता देना। अब इसमें इसका हमें सिद्धांत बताना है और कार्यविधि स्पष्ट करनी है, फिर बाद में बताना है विभक्त वलय का क्या महत्व है, महत्व भी बता देंगे। तो तीनों चीज़ों को हम देख लेते हैं। पहले तो हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम सिद्धांत की बात करेंगे। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, तो विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। इस बल की मदद से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। ये चीज हो गई, समझ में आ गया सिद्धांत। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, इसका जो कि कार्यविधि पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो है आपका सीधा सीधा, जब आर्मेचर, पहला पॉइंट, जब आर्मेचर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आर्मेचर पर चुंबकीय क्षेत्र में बल आरोपित होता है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं आर्मेचर है, और आर्मेचर ये आपका आर्मेचर है। तो आर्मेचर जो है ये वाला आर्मेचर है। तो आर्मेचर पे जब आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आर्मेचर एक चुंबकीय क्षेत्र में बल आरोपित करता है। तो ये चुंबकीय SN है, इसके बीच में जो है ये एक बल आरोपित करता है, ठीक है।
उसके बाद में चूंकि आर्मेचर के दोनों सिरों ए बी और सी डी में धारा की विपरीत दिशा होती है, क्योंकि आपका जो है एक बार धारा इस तरफ जाएगी और एक तरफ धारा इस तरफ आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस तरफ और इस तरफ आएगी। अतः दोनों ही भुजा पर आरोपित बल बराबर किंतु विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। इस प्रकार जो है बल युग्म का यानी कि टॉर्क का निर्माण होता है। जब टॉर्क का निर्माण होता है, यह बल युग्म जो है आर्मेचर में एक निश्चित दिशा में घूर्णन उत्पन्न कर देता है। जब टॉर्क लगता है तो वो एक तरफ घुमाना शुरू कर देता है। इसमें C1 और C2 जो है विभक्त बल हैं जो आर्मेचर के साथ ही गति करते हैं, और प्रत्येक अर्ध घूर्णन के पश्चात इसका संपर्क बुश B1 और बुश B2 से होता रहता है, जिसके कारण AB और CD भुजाओं में धारा की दिशा ज्यों की त्यों बनी रहती है। और B1 और B2 को कॉम्टेटर भी कहते हैं या संपर्क बुश भी कहते हैं। इसकी मदद से C1 और C2 जो है आपका विभक्त बल है द्वारा विद्युत धारा आर्मेचर में प्रवाहित होती रहती है, ठीक है। अब हमारा यही हो गया सिद्धांत या कार्यविधि, दोनों चीजें हो गई। अब विद्युत मोटर में विभक्त बलय का क्या काम है, तो विद्युत मोटर में विभक्त बलय दिक् परिवर्तक, ध्यान रखना, दिक् परिवर्तक अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को बदलने का काम करता है, यानी कि उत्क्रमित करने का काम करता है। विभक्त बलय जो है प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात विद्युत धारा के उत्क्रमित होने का क्रम जो है दोहराता रहता है, यानी कि वो बार बार होता रहता है, जिसके कारण कुंडली और धुरी लगातार घूर्णन करती रहती हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, छोटा सा और अच्छा सा। खंड जो है उपखंड ख की बात करें तो इसमें जो है निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्र सहित आपको चित्रित करनी है, मतलब आपको संरचना बतानी है। सबसे पहला क्लोरोप्रोपेन, तो क्लोरोप्रोपेन का सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए, उसके बाद जो है आप क्लोरोप्रोपेन बता पाएंगे। इस बार जो आपको ये चारों दिए गए हैं ये काफ़ी हैवी हैं, ये ग्रेजुएशन लेवल के जो हैं आपको क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, जिसका कोई मीन नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए जो है एग्जामिनर ने जानबूझ के ये जो है इस तरह का आपको दिया है एलिमेंट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, बस आपको समझना है कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब ये बोल रहा है कि प्रोपेन है तो प्रोपेन में आपको पता है कि 3 कार्बन होंगे, तो हमने लिया 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, इसमें क्लोरो, तो किसी, अब इसने बोला नहीं कि किस जगह पे क्लोरो है, तो क्लोरो कहीं भी हो सकता है। तो हमारा जो Cl है वो किसी एक कार्बन के साथ हम अटैच कर देंगे, ठीक है। बाकी सबको फिल कर देंगे हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन से फिल कर दिया गया। इसका फॉर्मूला हम इस तरह C3H7Cl भी लिख सकते हैं। तो ये पहले का आंसर हो गया। आप इसका स्ट्रक्चर दूसरी तरह से बना सकते हैं, CH3CH2 Cl2 और Cl, इस तरह से भी बना सकते हैं। ये पहला स्ट्रक्चर है, ये उसी का दूसरा स्ट्रक्चर है, यानी कि ये पहले तरीके से बना सकते हैं, दूसरे तरीके से, और फिर तीसरे तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद चौथे तरीके से भी बना सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो मैंने 3 तरीके दिए हैं, एक ही क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। पहला वाला जो क पार्ट है, ये क पार्ट जो है आप 3 तरीके से, ये क का आंसर है आपका, ये भी क का ही आंसर है, और ये भी क का ही आंसर है। तो ये सारे क के आंसर है। इसमें आपको क्लोरो बोला नहीं है कि कहाँ पर देना है Cl, तो आपको जो है क्लोरीन को कहीं भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप सीधा सीधा जो है इसमें आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है। 3 जो है आपको प्रोपेन है, तो प्रोप में आपके 3 कार्बन आएंगे, तीनों कार्बन को जो फिलअप कर दोगे हाइड्रोजन से घिरे रहते हैं, और एक जगह क्लोरीन, क्लोरो की बात हो रही है तो क्लोरो में क्लोरीन आ जाएगा, तो ये आपका स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, 2 मीथिल प्रोपेनल, 2 मीथिल प्रोपेनल का जो है सूत्र होता है C4H8O, C4H8O। तो हम इसको जब डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो है डायग्राम ये 2 तरह से ड्रॉ हो कर सकते हैं। एक तो हमारा ये डायग्राम इस तरह से ड्रॉ हो सकता है, जिसमें देखिए, अच्छा इसमें मेथिल प्रोप, फिर से प्रोप है, प्रोप का प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, और यहाँ पर मेथिल भी है ना, तो मेथिल के साथ में हमारा क्या हो जाएगा, एक मिथिल हो जाएगा, ठीक है, मिथाइल हो जाएगा, और 3 कार्बन चेन। तो हमारे पास 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3, इसके साथ में इसने किस पे 2 नंबर पे जो है बोला है मिथेल, ठीक है ना, 2 नंबर पे मिथेल करा है ना, तो हम 2 नंबर पे डालेंगे। तो 2 नंबर इधर से काउंट करो, 1 2, इधर भी आ रहा है 2, अगर मैं इधर से काउंट करूँ तो इधर से 1 2, ठीक है। तो 2 नंबर पे हमने मिथेल लगा दिया। चाहे तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को बनाओ तो भी आपका 2 नंबर पे आ रहा है, अगर 1 2 3 ऐसे काउंट करो, या फिर 1 2 3 ऐसे काउंट करो, तो दोनों नंबर पे ये बीच वाला ही आ रहा है, इसमें भी हमने मीथेन लगा दिया। तो ये हमारा होगा मीथेन प्रोपेनॉल, और इसमें हमारा जो है ऑल आ रहा है, ठीक है, ऑल आ रहा है, तो हमारा ऑक्सीजन तो आएगा ही कार्बन के साथ में, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा, बाकी सब में H लगा देंगे, सभी को घेर देंगे H से। तो आप डायरेक्ट H लगा के घेरें या H3 लगा दें। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है आपके ख पार्ट के हैं।
ठीक है, आप दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। ग पार्ट की बात करें, 2 डाईमिथिल ब्यूटेनॉल। अब देखिए डाईमिथिल ब्यूटेनॉल, ये सारे के सारे जो है बड़े क्लास के हैं, आपके क्लास के लायक नहीं है, ये केवल आपको प्रैक्टिस कराने के लिए बताया गया है। हालांकि इसमें से ये डायरेक्ट ये सारे के सारे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर आपको दे दिया है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर क्वेश्चन आता है इस टाइप का तो ये आएगा, अगर नहीं तो इससे इजी ही आएगा, हार्ड नहीं आएगा। थर्ड जो है 2 डाईमिथिल ब्यूटेनॉल, तो इसको हम डाईमिथिल ब्यूटेनॉल को जब ब्यूटेनॉल की बात करते हैं तो इसमें 6 कार्बन आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा C6H14O। तो 6C6H14O को जो है आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जो मैंने लिखा है इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप ऐसा बनाएं। ये 3 तरीके से बना सकते हैं। ग को ग ये भी बना सकते हैं, आप ग को इस तरह से भी बना सकते हैं, ग को इस तरह से भी बना सकते हैं, और ग को अलग तरीका भी है उससे भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ, आपके जो कार्बन है इसको सी, फिर सी, फिर सी और फिर सी, एक और है वो हम बाद में बात कर लेंगे। अब देखो, ये जैसे मैंने यहाँ पे CH3 लिखा है, तो मैंने को यहाँ पे 3 बार का H लगा देना है, तो इसीलिए CH3 है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, जहाँ पर भी आपको C के साथ में H3 लगा हुआ है, अब मैं सेकंड कार्बन पे OH लगा हुआ है, तो मैं चलो यहाँ पे OH लगा देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर जो है यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है। अब इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन 3 है, तो मैं हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दूँ, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दूँ, एक हाइड्रोजन ऊपर जोड़ दूँ, तो ये भी आपका स्ट्रक्चर वही है। यहाँ पे CH2 है, इसमें 2 H आएंगे, तो यहाँ पर एक H इधर लगा दिया और एक H इधर लगा दिया, हो गया ये भी कंप्लीट। अब लास्ट वाला में 3 है, तो एक H इधर, एक H इधर, ये लो। तो ये भी आपका स्ट्रक्चर इस तरह से भी आप बना सकते हो। तो आपकी मर्जी है, आप ये यूज़ करें, ये यूज़ करें। ग के 3 हैं यहाँ पे भी, आपको सब जगह का मैं अल्टरनेट देते जा रहा हूँ। और लास्ट है पेंटेनोइक अम्ल। पेंटेनोइक अम्ल जो है आपका, जिसमें पेंटा आ गया, तो पेंटा में आपको पता है कि 5 कार्बन होंगे, तो C5H10O2 होगा। ठीक है, C5H10O2 जो है इसका फॉर्मूला होगा। अब देखिए यहाँ पर सीधा सीधा कितने कार्बन है, तो हमारे पास 5 कार्बन हो गए, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 और 5। ठीक है, अब इसने ये क्या बोला है, इसमें कोई भी जगह नहीं दी है कि 2 पर है कि 3 पर है, इसमें कुछ खाली पेंटोनिक अम्ल बोला है। तो इसमें आप कहीं भी कार्बन, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड इस साइड लगा दें, उस साइड लगा दें, बीच में लगा दें, कहीं भी लगा सकते हैं, और साथ में OH को जोड़ देंगे। बाकी सब में आपको H से इसको कंप्लीट कर देना है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर आपके बन जाएंगे। IUPAC नेम जो है आपको बताना नहीं है, केवल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। बहुत सिंपली पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला कैसा बनता है। ये फॉर्मूलेज हैं, इन फॉर्मूलेज को पहले आप समझेंगे कि फॉर्मूलेज क्या होते हैं। ये फॉर्मूले जैसे कि आप देखेंगे आपके पूरे चैप्टर में क्या, आपके बुक में क्या, कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले हाई लेवल के हैं जो केवल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इनको इस तरह से बना देना, और क्वेश्चन चेंज होता है तो फिर आगे देखेंगे जो आप प्रैक्टिस करते हैं, और जो हम देंगे उनको आप प्रैक्टिस कर लेना। अगला जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, जिसमें 10 है, 20 है, 7 है और 14 है। ठीक है, अब इसमें पहला पूछा गया तत्वों की पहचान कीजिए। तो मैंने यहाँ पे आवर्त सारणी आपके लिए, देखो इस तरह की आवर्त सारणी दी है। तो इस आवर्त सारणी को आप देखते ही आप समझ जाओगे कि 10, सबसे पहला 10 बोल रहा है। 10 कहाँ पर है, तो 10 देखो यहाँ पर है। तो 10 जो है, 10 वाला क्या है, Ne से क्या होता है, नियोन होता है। तो 10 वाला परमाणु क्रमांक वाला जो है हमारा नियोन हो जाएगा। तो ये पहला आंसर हो गया। दूसरा जो है इसमें आपसे पूछा गया 20 वाला। ठीक है, 20 वाला, तो 20 वाला देख लीजिए, 18 है, 19 है, 20। 20 पे क्या आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है, ये रहा 20। ठीक है, तो 20 नंबर पे कैल्शियम आ रहा है, तो हमारा हो गया 20 नंबर वाला कैल्शियम। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो पूछा गया है इसमें 7 नंबर में है हमारा नाइट्रोजन। तो हमारा 7 नंबर ये रहा, 7 नंबर पे नाइट्रोजन, तो हमारा हो गया परमाणु क्रमांक 7 वाला नाइट्रोजन। इसी तरह से परमाणु क्रमांक 14 वाला, तो 14 वाला हो सिलिकन, ये रहा सिलिकन। तो 14 लिखा हुआ है, तो ये हो गया सिलिकन। तो ये पहले पार्ट का क का ये आंसर हो गया। अब इसने क के बाद में ख पार्ट में क्या पूछा, आवर्त सारणी में इन तत्वों का समूह, ठीक है, और आवर्त बताना है। तो समूह देखिए, सबसे पहले आवर्त देख ले, समूह देखते हैं, आवर्त देखते हैं। तो सबसे पहले हम 10 वाला क्रमांक जो है आपका नियोन, तो ये किस में आ रहा है, आप देखिए आवर्त देखिए, तो आवर्त फर्स्ट सेकंड दूसरे आवर्त में आ रहा है। आवर्त इस तरह से हम चलेंगे, समूह इस तरह से चलेंगे। अब देखिए, तो यहाँ पे 1 2, ठीक है, तो इस तरह से 1 2, फिर 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10, इस तरह से चल रहा है ना। तो हमें क्या करना है, पूरे को पूरे सही तरीके से देखना है और हमें आवर्त को पहचानना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चल रहा है आपका 1 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है, उसके बाद में आपका ये 5, फिर 6, फिर 7, ये 8, ये 9, ये 10। तो हमारे को क्या करना है कि इसमें समूह देखना है। चलो मैं आपको इसका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दे देता हूँ। ये देखिए, मैंने ये भी आपको दिया हुआ है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें देखना है नियोन को।
परमाणु क्रमांक 10 है, तो इसकी आवर्त समूह संख्या देखनी है और आवर्त देखनी है। ठीक है, क्या देखनी है? समूह संख्या देखनी है और आवर्त देखनी है। तो हम देखते हैं अब इसके समूह को और आवर्त को। 10 है तो नियोन है, ये रहा 10। इसका आवर्त और समूह, समूह कितना है? समूह है 18। ठीक है, समूह है 18 और आवर्त है 2। तो हमने लिख दिया 18 और 2। इस तरह 20 जो कैल्शियम है, तो 20 का देख सकते हैं इस चार्ट में, और हमारे टेबल में भी देख सकते हैं आप। तो टेबल और चार्ट दोनों ही दे रहा हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ। तो 20 नंबर पे कैल्शियम है, जिसका आपका अगर हम देखें यहाँ पर, तो आवर्त तो 20 नंबर 4 है और जो है समूह आपका 2 है। तो 2 और 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 और 4 जो है इसका, ये 18 और 2, ये 2 और 4। और इसके बाद में तीसरा जो हमारा एलिमेंट है 7 नंबर, परमाणु क्रमांक 7 सिलिकॉन का, परमाणु क्रमांक 7 जो है नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में आवर्त 2 है और समूह 15 है, समूह 15। ठीक है, तो 15 नंबर समूह और 2 नंबर आवर्त। उसके बाद में आपका एक और आ जाइए, कौन सा बचा है आपका? 14 नंबर। 14 नंबर पे देखिए, 14 नंबर सिलिकॉन है। सिलिकॉन में आपका समूह है 14 और आवर्त है 3। तो समूह है 14 और आवर्त है 3। तो ये हम इसमें आंसर में लिख देंगे। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको टेबुलर फॉर्म में इसलिए समझाइए ताकि आप लोग इसको समझ पाएँ। कोई भी ले लीजिए, जैसे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन आप देख सकते हैं कि आपका जो है ये 14 नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 12, 13, 14, तो ये 14 नंबर पे आ चुका है। ठीक है, सिलिकॉन है। ठीक है ना, तो ये 14 नंबर पे आ गया। इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, उसकी नियोन की, कैल्शियम की, कैल्शियम देखिए, कैल्शियम जो है हमारा 20 नंबर पे ये रहा, 20 नंबर ये है। तो इसमें 20 नंबर में ये कहाँ पर है? तो हमारे 2 नंबर पे है, और कितने पे है? ये 4 नंबर पे। ठीक है, तो ये आपका जो कैल्शियम है, यहाँ पर आपका देखिए क्या देखना है? समूह संख्या। समूह संख्या कौन सी है आपकी? तो समूह संख्या जो है हमारी वो है आपकी इसकी 2, फर्स्ट नंबर और ये सेकंड। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट, फिर ये सेकंड, ये थर्ड, ये समूह है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये है समूह इस तरह से। ठीक है, और आपको जो है आवर्त देखना है, तो इस तरह से देखिए, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7। अब इतना ही देख लेते हैं, ये 8, 9, 10 वो बात की बात है। अब देखिए दोबारा से देख लेते हैं, नियोन। नियोन का हमें बताना है, तो अगर मैं समूह, समूह कैसे है? समूह ऐसे है, समूह जो है इस तरह से चलेंगे तो समूह मिलेगा, और इस तरह से चलेंगे नीचे की तरफ तो हमें आवर्त मिलेगा। ये ठीक है। अब देख लेते हैं, समूह देखते हैं इसका, नियोन का। तो समूह कौन सा है? 18 नंबर पे आ रहा है नियोन, तो इसलिए हमने 18 लिखा। अच्छा, आवर्त कौन सा है? तो ऊपर से चलते हैं नीचे की तरफ, तो दूसरे नंबर पे है। यहाँ से देखिए 1, 2, 2 नंबर पे आ रहा है सीधा सीधा, तो हमारा आवर्त 2 हो गया। इसी तरह से आप कैल्शियम को देखेंगे, तो कैल्शियम आपका ये रहा, ये 4 नंबर पे आ रहा है, क्या आवर्त 4 नंबर है। और समूह कौन सा है? समूह देखेंगे तो ये है अब 2 नंबर पे, तो 2 आ गया। ठीक है, तो 2 और 4। इसी तरह से 15 और 2 किसका आएगा? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन देख लीजिए, तो आपका नाइट्रोजन 7 नंबर पे आएगा, तो नाइट्रोजन जो है आपका 7 नंबर ये रहा। और ये 15वें जो है आपका समूह नंबर 15 ये लिखा, और 2 नंबर जो है आपका क्या है? 2 नंबर आवर्त में। ठीक है, इसी तरह से आप अगला जो है सिलिकॉन देख सकते हैं, 14 नंबर। तो 14 नंबर सिलिकॉन है। ये 14 नंबर जो है सिलिकॉन किस में आ रहा है? 14 नंबर ही समूह संख्या में है, और कौन से नंबर पे? 3 नंबर आवर्त में आ रहा है। ठीक है, तो 3 नंबर आवर्त। इस तरह से हम इसको देखते हैं। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, और यहाँ पे मैंने जानबूझ के ये टेबल दे रखी है ताकि आप थोड़ा सा इसको याद कर लें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं देखना, बस इतना देख लीजिए, यहाँ से लेकर के आप 20-22 एलिमेंट यहाँ पर हैं, और थोड़े से एलिमेंट नीचे की तरफ हैं 30 तक। उसके बाद में यहाँ पे मैंने 31 से लेके आगे तक के दे दिए हैं 54 तक। ज़्यादा नहीं जरूरत है आपको, 50, 40, 50 तक याद कर लोगे, बहुत है। अगला, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। सभी समीकरण 1-1 नंबर के होंगे, टोटल मिला के 6 नंबर मिलेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या देंगे? तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनेगा। तो इन सभी के सोल्यूशंस मैंने बता दिए। क पार्ट में जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में जल बनेगा। दूसरा जो है, इसमें आपका सिल्वर नाइट्रेट के साथ में क्या क्रिया कराएंगे? जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनेगा, तो जिंक प्लस में सिल्वर नाइट्रेट कराएंगे तो जिंक नाइट्रेट प्लस में सिल्वर बनेगा। इसके बाद में एल्यूमिनियम के साथ में
में किसकी अभिक्रिया कराएंगे कि एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर बनेगा, तो एल्युमिनियम के साथ में कॉपर क्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे तो एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर बनेगा। इसके बाद में जो है आपका बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट की जब अभिक्रिया करते हैं, बेरियम सल्फेट के साथ में क्या बनता है, तो हम देखिए बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट को जब अभिक्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट प्लस में पोटेशियम क्लोराइड बनता है। इसके बाद जो है आपका मैग्नीशियम प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन बनता है, तो हम बता देंगे मैग्नीशियम प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब क्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन बनाते हैं। इसके बाद में च पार्ट में जो है आपका क्लोरीन किसके साथ में क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड देगा, तो क्लोरीन जो है हाइड्रोजन की बात हो रही है तो क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से क्रिया करके जो है आपको हाइड्रोजन क्लोराइड देगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास एफ बी पार्ट। तो ये सारे के सारे पार्ट मैंने हिंदी में समझा दिया। अब आते हैं इसकी रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने। तो पहले पार्ट का संतुलित रासायनिक समीकरण ये है, दूसरे पार्ट को ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है, पांचवे का ये है, छठे का। 6 रासायनिक समीकरण पहले हिंदी में समझा दिए मैंने और हिंदी आपका उसके बाद में इसको संतुलित करके यहाँ पे लिख दिया है। तो इसको तो आपको याद करके प्रैक्टिस करके करना होगा। ठीक है, अगले पार्ट की बात करें अथवा पार्ट में, तो इसमें आपको संयोजन अभिक्रिया संचारण और भर्जन तीनों को बताने हैं। 2 नंबर, 2 नंबर इसमें, 2 नंबर इसमें, 2 नंबर इसमें मिलेगा, टोटल मिला के 6 नंबर। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, एक लाइन में आंसर हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया में ऐसे संयोजन अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकर्मक परस्पर संयुक्त होकर के या परस्पर जुड़ करके एक एकल उत्पाद यानी सिंगल प्रोडक्ट निर्मित करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अगर उदाहरण के लिए बहुत सारे उदाहरण मैंने लिख दिए, 2-3 उदाहरण लिखोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपने लाइन केवल एक लिखी है तो आपको उदाहरण 2-3 लिख देना। उदाहरण में आप जो है बुझा हुआ चूना, अनबुझा चूना जो है आप जब इसको किससे करोगे ट्रीट, किससे करोगे ट्रीट, पानी से, तो हमारे जो है बुझा हुआ चूना मिल जाएगा। ठीक है, Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर हम चाहें तो कार्बन को ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये दूसरा आप जो है एग्जांपल दे सकते हैं। तीसरा जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारा जल बनता है, H2O बन जाएगा। और इसी तरह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को बनाते हैं तो हमारा अमोनिया बनता है। तो इस तरह से आप कोई भी रिएक्शन जो आपको याद होते हैं तो 2 से 3 रिएक्शन समेत आपको रिएक्शन सारे याद करने बेहतरीन तरीके से, सभी को याद कीजिए ताकि एग्जामिनर कुछ भी पूछे तो छूटे ना, और सब छोटे छोटे हैं। इसके बाद में संयोजन के बाद में संचारण पूछा है, तो वह प्रक्रिया जिसमें धातु नमी तथा वायु से धीरे धीरे अभिक्रिया करके नष्ट हो जाती है, संचारण कहलाती है। सामान्यतः यह एक विनाशकारी प्रक्रम है, अतः इसे रोकना आवश्यक है। संचारण हमने समझा दिया, साथ ही साथ इसके उदाहरण दे देंगे। लोहे पे जंग लगना जो है, तो Fe को ऑक्सीजन जो फेरस लोहा जो है ये आपका जल के साथ या फिर वायु के संपर्क में आता है तो क्या होता है, इसमें जंग लगना भूरा हो जाता है। ये Fe2O3 इंटू क्या बन जाएगा आपका, हाँ आपका जो ये वाटर ले लेता है। इसके बाद में चांदी का काला होना, ये भी आपका संचारण है। चांदी जब आपका जो है काला हो जाता है, चांदी जो वायु से संपर्क करता है तो काला काला पड़ने लगता है। आपने देखा होगा आपके घरों में चांदी के जो भी जेवरात हैं वो काले पड़ते हैं, उनकी समय समय सफाई होती है। तीसरा जो है कॉपर, कॉपर भी जो है आपके घरों में अगर कॉपर के बर्तन हैं तो वो जो है कॉपर जो है आपका भूरा भूरा सा होता है, वायु से या जल से संपर्क करके जो है ये बेसिक कार्बोनेट बना देता है जिसपे हरी परत चढ़ जाती है, तो कॉपर जो है हरा हरा सा थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है। एल्यूमिनियम धातु की चमक का कम होना है, एल्युमिनियम जब है ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, तो ये महीन परत इस पे जम जाती है, तो ये भी है इसका रीज़न। तो यहाँ पर कोई भी आपको कम से कम 2-2 उदाहरण लिखने हैं। ठीक है, जब 2 नंबर लेने हैं तो आप डेफिनेशन लिखिए और 2-2 उदाहरण लिख दीजिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको सल्फाइड भर्जन किसे कहते हैं, तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को ही हम भर्जन कहते हैं। यानी कि सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो ये ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाएगा और इसका परिवर्तन ही हमारा भर्जन कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे हमारा जिंक सल्फाइड जो है इसको हम ऑक्सीजन से कर रहे हैं तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है, और यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर जो है Hg जो है जिसको हम सिनेबार बोलते हैं, तो इसको जो हम करवा रहे हैं तो HgO और SO2 मिल रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऑक्साइड, सल्फर अयस्क का ऑक्साइड मिल रहा है। इस तरह से हम 2 उदाहरण दे देंगे। अगला जो क्वेश्चन है ग पार्ट में अभी 4 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि हम नीचे की तरफ देखेंगे कुछ संकरणों को, संगति को कैसे हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें R और Y ये दोनों एक साथ में है, ठीक है, और ये दोनों एक साथ हैं। तो अब जब हम इनकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा, तो ये यहाँ पे देखेंगे कि ये एक R तो इसका और एक Y इसका मिल करके एक आपको देंगे ये,
ठीक है। और इसमें से एक आर और इसमें से एक वाई मिल करके देगा आपको आर वाई, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो इसका आर और इसका वाई, तो यहाँ पे आर वाई बन गया, फिर इसका एक आर और इसका वाई, यहाँ पे भी आर वाई बन गया, तो दो दो आर वाई बन गए। यहाँ पर भी देखेंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक बार बनेगा, और फिर इस आर को और इस वाई को लेंगे तो इसका भी आर वाई बनेगा। और जब सेम सेम बनते हैं, ध्यान रखना, जब सेम सेम बनते हैं तो हम इनमें से क्या लेते हैं, एक एक लेते हैं। तो एक इसमें से ले लेंगे, एक इसमें से ले लेंगे, तो हमारे पास में आर वाई और आर वाई हो गया। अब देखिए आर वाई, ठीक है, आर वाई क्या होता है, तो अब देखो आर वाई और आर वाई मिल गया। अब इनको हम दोनों को एक साथ कर देंगे तो हमारे पास बनेगा क्या, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। देखो ये आर और ये आर, दोनों आर आर एक साथ लिख दिए, और ये वाई और ये वाई, दोनों वाई एक साथ लिख दिए। तो दो आर जो होते हैं उसको हम गोल बोलते हैं। देखो यहाँ पे दो आर जो है, छोटा हो बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, दो आर मतलब गोल, तो हमने लिखा गोल, ठीक है। और वाई वाई, दोनों दो वाई मिलकर के क्या बनाते हैं। अब ध्यान रखना कि दोनों कैपिटल हैं कि स्मॉल हैं, कैसे हैं, ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है आपका छोटा बड़ा है, ठीक है। तो छोटा और बड़ा जब मिलता है तो हमारे को क्या बनाता है, पीला बनाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो है आपका क्या आ रहा है, पीला। तो इस तरह से हमारा ये आंसर होगा, गोल पीला। इसके बाद में देखिए यहाँ पर भी ये आर है कैपिटल, ये आर वाई, तो ये आर वाई एक बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। यहाँ से आर वाई और ये वाला आर वाई दोनों बन जाएंगे। तो यहाँ पे आर वाई ले लिया ये वाला, और यहाँ पे भी आर वाई है, तो इस साइड भी आर वाई है, इस साइड भी आर वाई है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि इधर का आर ले लो, कोई भी ले लो, आपके ऊपर है, आपको तो टीचर ने इसकी प्रैक्टिस कराई होगी। तो यहाँ से हमारा एक आर आर वाई वाई निकल जाएगा, एक आर आर वाई वाई स्मॉल निकल जाएगा, दो स्मॉल आर कैपिटल, दो वाई निकल जाएंगे, और दो स्मॉल और दो वाई स्मॉल स्मॉल निकल जाएंगे। और कैपिटल आर आर जो है, ये कैपिटल आर आर गोल होता है तो गोल लिखा, वाई वाई कैपिटल जो है हमारा पीला होता है, तो हम जो है पीला लिख देंगे। वाई वाई कैपिटल देखिए कहाँ है कैपिटल, ये रहा देखिए पीला, ठीक है। कहीं पे भी आपको पीला मिलेगा, अगर कैपिटल वाई वाई है तो पीला मिलेगा, तो पीला हो गया। अभी कैपिटल आर आर क्या था, गोल था, और छोटा वाई वाई क्या है, तो छोटा वाई वाई देख लीजिए, छोटा वाई वाई कहाँ है, यहाँ पर देखिए छोटा वाई वाई क्या है, हरा है, तो हमने लिखा हरा। इसी तरह से स्मॉल आर आर देखिए, स्मॉल आर आर क्या होता है, झुर्रीदार, तो हमने लिखा झुर्रीदार। फिर कैपिटल वाई वाई क्या होता है, तो कैपिटल वाई वाई जो होता है हमारे पास में वो क्या होता है, कैपिटल वाई वाई ये तो छोटा एक बड़ा है, कैपिटल वाई वाई देखिए पीला दिखाई देगा आपको, देखिए कैपिटल वाई वाई पीला है, तो हमारे पास में ये पीला आ गया। इसी तरह से स्मॉल आर आर अभी हमने देखा था झुर्रीदार होता है, और स्मॉल वाई वाई क्या होता है, हरा होता है, तो स्मॉल वाई वाई जो है हमारा हरा हो जाएगा। ये स्मॉल वाई वाई है, ठीक है, ऐसे ऐसे टेढ़ा जाएगा। इसके बाद में आपका थर्ड वाला भी इसी तरह से करेंगे, तो यहाँ पर भी आपका जो है ये आपका दो आर हैं, तो दोनों आर को ले लेंगे एक साथ, और दोनों वाई को ले लेंगे, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा। और आर आर का मतलब झुर्रीदार, और स्मॉल वाई का मतलब हरा। इसके बाद में हम इसको भी ऐसे ट्रीट कराएंगे, तो हमारे पास एक आर वाई निकलेगा, एक आर वाई छोटा और एक आर वाई बड़ा निकलेगा। फिर इसमें से आर आर एक तरफ लिख लेंगे, और इसमें से वाई वाई एक तरफ लिख लेंगे। अब हमें पता है कि आर आर का मतलब होता है गोल, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का मतलब होता है पीला, तो ये गोल पीला हो गया। तो इस तरह से इसको हमें बनाना होता है, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे तरीके से, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट करना है। तो पत्तियों की एपिडर्मिस में बहुत छोटे छोटे रंध्र होते हैं, जिनका खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं यानी कि गार्ड सेल द्वारा नियंत्रित होता है। पौधों में लगभग 90% जल का क्षय जो है रंध्रों द्वारा होता है, यानी कि जल जो होते हैं उसका क्षय जो है रंध्रों द्वारा होता है। इसका चित्र भी बनाना है, तो इस तरह का आप चित्र बना देंगे, बहुत सिंपल सा चित्र है आपका। इसके बाद में रंध्र का खुलना व बंद होना द्वार कोशिकाओं में उपस्थित स्फीति दाब के ऊपर निर्भर करता है। जब द्वार कोशिकाएं सुदृढ़ होती हैं तब रंध्र खुलते हैं, और जब द्वार कोशिकाएं पानी छोड़ देती हैं तो रंध्र बंद हो जाते हैं। ये तो हमने एक लाइन में बताया कि रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं, लेकिन हमें क्या है यहाँ पे समझाना है, 4 नंबर लेने हैं तो 4 नंबर के हिसाब से लिखना है। तो इसको मैं बताऊंगा, शॉर्ट में भी लिखा है मैंने, बहुत शॉर्ट में, जिसको आप याद कर लोगे आपको ये याद हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर जो है गिर जाता है, और शर्करा का स्तर रक्षक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में बढ़ता जाता है। फलस्वरूप परासरण दाब और स्फीति दाब में परिवर्तन हो जाता है। इससे रक्षक कोशिकाओं में एक कसाव आ जाता है, जिससे बाहर की भित्ति बाहर की ओर खींची जाती है या खींचती है, और इससे अंदर की भित्ति भी खिंच जाती है। इस प्रकार रंध्र चौड़ा होकर के खुल जाता है। खुलने का बता दिया। अब हम बात करते हैं बंद होने का। अंधकार में शर्करा स्टार्च में बदल जाती है, जो अविलय होती है, और रक्षक कोशिकाओं की कोशिका द्रव में शर्करा का स्तर जो है वो गिर जाता है। शर्करा का स्तर गिरने से क्या होता है, रक्षक कोशिकाएं जो है ढीली पड़ जाती हैं,
हैं जिससे रंध्र जो है वो बंद हो जाता है। तो खुलना बंद हमने बता दिया, और इसका संक्षिप्त वर्णन मैं आपको दे रहा हूँ खुलता कैसे। देखिए, आपको स्कूल अगर याद नहीं रहता तो आपको केवल ये पॉइंट याद रखने हैं और इन पॉइंटों को मिलाकर लिख देना। सबसे पहले जो है प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जो है कम हो जाती है और पीएच का मान जो है बढ़ जाता है। जिसकी वजह से स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होने लगता है और परासरण सांद्रता में वृद्धि भी होने लगती है, जिससे जल का चूषण शुरू हो जाता है या प्रारंभ हो जाता है और स्फीति दाब में वृद्धि हो जाती है, तथा बाहरी भित्तियों का बाहर की ओर खिंच जाने के वजह से रंध्र जो है खुल जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा मैंने पॉइंट वाइज दिया है। इसको अगर आपने याद कर लिया तो आप आसानी से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। रंध्र बंद कैसे होता है? जब रात्रि का समय या अंधेरा होता है तो प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे कम होती थी, यहाँ पे बढ़ जाती है। यहाँ पे पीएच का मान बढ़ रहा था, यहाँ पे कम हो जाएगा। ध्यान रखना, हर चीज़ वहाँ पे लिखा है उसका उल्टा होता जाएगा। पीएच का मान जो है वो कम हो जाता है, शर्करा का स्टार्च में जो है परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होता है, यहाँ पे शर्करा का स्टार्च में परिवर्तन हो जाता है, और परासरण दाब में या सांद्रता में है कमी आ जाती है। यहाँ पर क्या होती है? वृद्धि। यहाँ पे क्या हो जाती है? कमी। और जो है आपका फिर क्या होता है? बाह्य परासरण जो है वो क्या होता है? कमी हो जाती है, जिसकी वजह से स्फीति दाब में भी कमी हो जाती है, और भित्तियों का पूर्व स्थिति में होने की वजह से रंध्र छिद्र बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इस छोटे से पार्ट को भी याद करके अपने आंसर को दे सकते हो। आपकी मर्जी है, मैंने आपको बता दिया, आप आपके ऊपर डिपेंड है। 10वां क्वेश्चन है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर पर नियंत्रण करने के लिए कुछ उपाय सुझाइए। तो ये उपाय तो आप खुद अपने हाथों से लिख सकते हैं, अपने मन से बना के लिख सकते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पे आपको गाइड कर दिया है। मोटर कारों में पेट्रोल की खपत कम करें, एक तो ये सुझाव है हमारा। सीएनजी अथवा स्वच्छ ईंधन का उपयोग करें, ये दूसरा सुझाव है हमारा। सी पार्ट में कूड़े कचरे को न जलाएं बल्कि उससे खाद बनाएं। इसके बाद में तीसरा हम लिख सकते हैं, चौथा लिख सकते हैं, वातावरण में छोड़ने से पहले धुएं को उपचारित करें ताकि उसमें विद्यमान जो जहरीली गैसें हैं वो अलग हो जाएं। उसके बाद में हम अगला कह सकते हैं, वृक्ष लगाएं और सभी को जागरूक करें। वनों की कटाई कार्बन उत्सर्जन के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। पेड़ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और संग्रहित करते हैं, यानी कि अपने पास ले लेते हैं, लेकिन पेड़ एक बार कट जाने के बाद में कार्बन को अवशोषित नहीं कर सकते। पेड़ लगाना जलवायु प्रदूषण को कम करने का सबसे सस्ता प्राकृतिक तरीकों में से एक है। इस तरह से आप समझा सकते हैं। और भी आप बता सकते हैं, स्वच्छ ऊर्जा का चयन करें। स्वच्छ ऊर्जा कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करने का एक और तरीका है। तापीय ऊर्जा यूज़ कर सकते हैं, सौर पैनल यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ में पवन चक्की, ये सभी ऊर्जा के स्रोत हैं। इनमें उच्च स्तर की स्थिरता होती है और इनसे कार्बन का उत्सर्जन भी नहीं होता। इसके बाद और क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं, बिजली बनाने के लिए कोयले का प्रयोग ना करें और इसके स्थान पर विद्युत उत्पाद के लिए बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जाए, जिससे कि डायनामो लगा करके और बड़े बड़े टरबाइन लगा करके विद्युत उत्पादन किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, मैंने आपको गाइड कर दिया। आप अपने शब्दों में इतना लिख देंगे तो 4 नंबर मिल जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है, आप इसमें भी डिस्क्राइब कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। अगला जो क्वेश्चन है, वृकों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को सचित्र वर्णन करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर आपका वृक है और इसमें जो है इसको वर्णन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिसको हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ इसको, फिर बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर जो है मूत्र निर्माण का उद्देश्य रुधिर में से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर निकालना है। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से पृथक हो जाती है, किंतु नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड वृक में रुधिर से पृथक किए जाते हैं। कहाँ किए जाते हैं? ये जो है वृक में पृथक किए जाते हैं। तो आपको ये डायग्राम बना देना है, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में अगर आप ये बना देंगे तो और बेहतरीन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये वृक जो है आपका, आपने जो इसमें दिखाया वृक छोटा छोटा सा, ये जो किडनी दिखाई है आपने, इसका जो है हमने बड़ा स्ट्रक्चर बाहर जो है ड्रॉ करके बना दिया है। तो एग्जामिनर जब डायग्राम देखेगा तो ना आपके इस थ्योरी को नहीं पढ़ेगा। आपने देखा, आपने बना दिया डायग्राम, तो समझ लो कि वो आपको नंबर देना ही देना है। अब आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में दोनों वक्र में रक्त महाधमनियों की शाखाओं द्वारा लाया जाता है। तो मानव शरीर में दोनों वक्र में जो है रक्त जो है महाधमनी की शाखाओं द्वारा लाया जाता है। तत्पश्चात रक्त कोशिकाओं के गुच्छे तक पहुंचता है। रक्त में उपस्थित कुछ जल कोशिकाओं की दीवारों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो रक्त में उपस्थित जो भी कुछ जल है थोड़ा बहुत, वो कोशिकाओं की दीवारों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसे लसिका कहते हैं। फिर नली की दीवारों से होता हुआ अंदर आ जाता है। नली का उभरा भाग तरल पदार्थ छन जाता है। ठीक है,
अंदर आ जाता है और नली का उभरा भाग से, जो नली का उभरा भाग है उससे तरल पदार्थ छन जाता है। हर एक वक्र में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका, जिसे मूत्रवाहिनी यानी अर्टर कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं, में प्रविष्ट करता है, जो वक्र को मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ता है। और मूत्राशय में मूत्र तब तक इकट्ठा रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर ना निकाल दे। अपशिष्ट पदार्थों को नलिका की कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है तथा लसिका में से कुछ पदार्थों अथवा जल की मात्रा अवशोषित कर ली जाती है। तत्पश्चात संग्रहण नलिका में पानी, जो कि पीछे खुले भाग में एकत्र होता है, उसमें ये पदार्थ घुल जाते हैं। फिर यह पानी, जो अपशिष्ट पदार्थों से युक्त होता है, बढ़ता हुआ नलिकाओं में से पहुंचता है और फिर मूत्र वाहिनी के ऊपरी भाग में पहुंच जाता है। यह द्रव्य ही मूत्र यानी कि यूरिन कहलाता है। तो इस तरह से यूरिन का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमने चित्र भी बना दिया और साथ ही साथ निर्माण भी बता दिया। इसमें से आप 1-2 पॉइंट, 2-4 लाइनें अपनी तरफ से कम ज़्यादा करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन नंबर देख लीजिए, 6 नंबर है। ठीक है, 6 नंबर नहीं मिलेंगे कम लिखोगे तो। अथवा पार्ट में जो पूछा गया है, मानव नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, ये भी 6 नंबर का है। तो 6 नंबर का भी आंसर मैं बताऊंगा। तो जनन तंत्र का तो आप इस तरह का डायग्राम आपके बुक में दिया गया है, बना दोगे। अब यहाँ पर जो है, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिका को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, या कहलाते हैं। नर जनन तंत्र क्या होता है, अब इसको हम देखते हैं। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वसण में ही होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर से के ताप से कम होता है। तो इसीलिए जो है वृषण, जो हमारे टेस्टिस जो होते हैं, ये हमारे बाहर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके तापमान जो है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इनके आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होना चाहिए। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं स्त्रवण में वृषण की भूमिका की चर्चा, यहाँ पर ये ज़्यादा ही लिख दिया है, एक्स्ट्रा लिख दिया है। अब इसमें जो है वो एक्स्ट्रा लाइन थी। उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन जो है शुक्र वाहिकाओं द्वारा होता है। ये मूत्र वाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती हैं। अतः मूत्र मार्ग, जो कि आपका शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग है, यानी कि कॉमन मार्ग है, प्रोस्टेट और शुक्राशय से अपने स्रावन शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं और इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है। साथ ही यह स्रावण उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। और शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिन्हें मुख्यतः अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं, और तथा एक लंबी पूंछ होती है इनकी, जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती हैं। तो अगर आप ये केवल इतना लिखते हैं तो आपको केवल 4 नंबर के ज़्यादा नहीं मिलेगा, 4 नंबर से ज़्यादा आपको इसमें नहीं देगा। लेकिन अगर आप पूरे 6 नंबर लेना चाहते हैं, 6 नंबर पूरे आपको चाहिए, तो आप लिखेंगे नीचे वाला सोल्यूशन। ठीक है, मनुष्य में जनन तंत्र का वर्णन निम्नलिखित है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो टेस्टिस है, आपका वृषण है, उसके बारे में बताएंगे, वृषण में क्या होता है। उसके बाद में एपिडर्मिस क्या होती है, एपिडर्मिस में क्या होगा वो बता देंगे। शुक्र वाहिका में क्या होगा वो बता देंगे। शिश्न में क्या होगा, और सहायक ग्रंथियां क्या करती हैं, प्रोस्टेट ग्रंथियां क्या करती हैं, और काउप्स ग्रंथियां क्या करती हैं, और साथ में शुक्राशय क्या करता है। तो इस तरह से आप जो है इन पॉइंटों के हिसाब से समझाओगे तो इसमें आपको मिलेंगे 6 नंबर पूरे। ठीक है, तो इसमें से आप 1-2 पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं लिखना है, उनको मत लिखो। भले जैसे सहायक ग्रंथियां नहीं लिखना है, इसको मत लिखो, इस पॉइंट को कोई इशू नहीं है। प्रोस्टेट ग्रंथि नहीं लिखना है, मत लिखो, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। क्राउप्स ग्रंथि नहीं लिखना है, इसको भी मत लिखो। तो ये 3 ग्रंथियों को छोड़ करके बाकी आपको सारा लिखना है, तो आप सारा याद कर सकते हो। लेकिन अगर जो बच्चे ये लिख देते हैं तो उनके लिए तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ जो है आपको एडवांटेज ही मिलेगा। और एक चीज़ आपको महत्वपूर्ण सूचना दे दूं, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के लिए विज्ञान यानी कि आपका साइंस का जो पीडीएफ नोट्स है वो अपलोड कर दिया गया है। पीडीएफ फॉर्म में ये अपलोड है, फ्री में है। ये डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के इसको डाउनलोड कर लें। लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पूरे विषय के सब्जेक्ट के जो है कंप्लीट सॉल्यूशन जो है यहाँ पे दिए जा रहे हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ पर हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे, भाषण नहीं करेंगे। सीधा सीधा आपको जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। अगर आपको तैयारी करनी है तो अपने दोस्तों के साथ में यहाँ पर बने रहिए, और अगला वीडियो जो है आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट का अपलोड किया जाएगा फुल सॉल्यूशन के साथ में। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ अच्छा हासिल होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।